हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टूडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस नोट्स कलेक्शन का डे 5। और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि आपने बाकी के पार्ट्स को ज़रूर देख लिया होगा, जिसमें अब आपको एमसीक्यू भी दिया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं प्रैक्टिस भी आपका हो जाता है, राइट। तो इस वीडियो में भी आपको पहले तो वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि नोट्स कलेक्शन है वो मिलेगा, और बाद में एमसीक्यू भी दिया जाएगा। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग इन सभी नोट्स का पीडीएफ चाहते हैं वो हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है। और अभी हाल हाल ही मैंने आपको पेड कोर्स में जो कि पीडी करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया है, यानी कि पीडी करंट अफेयर्स जो है मई 2023 का, वो अपलोड कर दिया गया। तो आप जा करके वहाँ पे हैंड राइटिंग नोट्स वाला पीडी करंट अफेयर्स डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ही कम कीमत पे हमारी कोर्सेज मिल रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जा करके अपनी पसंद की जिस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को फोकस करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी अवतल दर्पण मतलब शीशा, ठीक है। लेंस अलग चीज़ हो गया, यहाँ पे शीशा होगा, दर्पण होगा, ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पुरुषों में रक्त क्षीणता, पुरुषों में रक्त क्षीणता किस विटामिन की कमी कारण होता है? तो विटामिन B12, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पुरुषों में रक्त क्षीणता विटामिन B12। विटामिन B12 को हम लोग साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं, और इस विटामिन में कोबाल्ट होता है, ठीक है, कोबाल्ट होता है। अगला है कि क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग किस लिए करते हैं। क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो टाइफाइड के लिए। क्या था? टाइफाइड में इस दवा का प्रयोग करते हैं। टाइफाइड एक प्रकार का जीवाणु से होने वाला रोग है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखिए, जो बैक्टीरिया से होने वाला डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा के मैंने दो प्रकार आपको कल बताया था, H5N1 और H1N1। जो H1N1 होता है वो स्वाइन फ्लू होता है, H5N1 बर्ड फ्लू होता है। दोनों वायरस के होता है और इन्फ्लुएंजा के ही प्रकार है, राइट। जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई होती है? तो जूल प्रति सेकेंड शक्ति की इकाई होती है, शक्ति की। है कि प्लावकता है वो निर्भर करती है किस पर? प्लावकता किस पर निर्भर करती है? तो विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। CuSO4 घोल परिवर्तित करता है। CuSO4 जो घोल है वो परिवर्तित करता है। देखिए CuSO4 जो होता है एक प्रकार का, बात करें तो ये अम्लीय होता है, नेचर में अम्लीय, प्राकृतिक में अम्लीय होता है। और आपको मैंने बताया पहले भी कि जो अम्ल होता है वो क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करता है। मैंने अनिल आपको याद कराया, अम्ल नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करता है। तो जो अब ये अम्ल हुआ तो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करेगा। तो इस चीज़ को याद रखेगा। और लाल को नीले में कौन करेगा? क्षार करता है। ये क्लियर हो गया। जब एक क्लियर तो दूसरा ऑलरेडी क्लियर ही हो जाएगा। इसके बाद है कि तापमान के बढ़ने से गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के बढ़ने से गैस की श्यानता बढ़ती है, गैस की श्यानता बढ़ती है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है कि ऊष्मा किस में अंतर के परिणाम स्वरूप बहती है? ऊष्मा किस में अंतर के परिणाम स्वरूप बढ़ती है? तो तापमान में अंतर के परिणाम स्वरूप ऊष्मा जो कि प्रवाहित होता है, बहता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भाप अंगार गैस, यानी कि इसको वाटर गैस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चंस दोनों में से कुछ भी लिखा जाता है, भाप अंगार गैस या फिर वाटर गैस किसको कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस जो होता है इसको हम लोग वाटर गैस कहते हैं, ठीक है। जबकि प्रोड्यूसर गैस किसको कहते हैं? कभी कभी पूछा जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ अगर नाइट्रोजन गैस होता है तो उसको हम लोग प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं। इसके बाद है गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होता है? DNA प्लस प्रोटीन होता है। गुणसूत्र DNA प्लस प्रोटीन होता है। DNA की खोज किसने की थी? आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद अगला है कि सार्वत्रिक रक्तदाता, यानी कि जो यूनिवर्सल डोनर है किसको कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड ग्रुप O है उसको कहते हैं। लेकिन ब्लड ग्रुप O में कौन सा? प्लस या माइनस? नेगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव होता है, ठीक है। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल बनता है कि RBC अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है, क्योंकि क्या होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। RBC का कार्य क्या होता है? RBC का कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन का वहन करना होता है। तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इस कारण से। WBC का निर्माण कहाँ होता है? WBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा में होता है। श्वेत रुधिर कर्णिकाओं को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इससे पहले वाले पार्ट्स में मैंने आपको बताया था, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अगला है कि मशरूम किस प्रकार का पौधा है? मशरूम जो होता है वो एक विषमपोषी है, यानी विषमपोषी मतलब खुद से अपना भोजन तैयार नहीं करते, स्वपोषी लोग अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं। तो
मशरूम एक प्रकार का विषमपोषी है। जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसको कहा जाता है विषमपोषी। मशरूम क्या है? कवक होते हैं। आपको पता है शैवाल बनाते हैं खुद से, लेकिन कवक नहीं बनाते। तो मशरूम एक प्रकार का कवक है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है एग्रिकस बाइस्पोरस। एग्रिकस बाइस्पोरस, ये ध्यान रखिएगा, मशरूम का साइंटिफिक नेम है, राइट। इसके बाद अगला है कि रक्त वाहिकाएँ जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त पहुंचाती हैं कौन सी होती है? तो वह है धमनियाँ। धमनियाँ जो होती हैं, रक्त वाहिकाएँ जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में, यानी हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त पहुंचाती हैं, उसको हम लोग धमनियाँ कहते हैं। अगला है कि पानी और एल्कोहल को अलग किस तरह से करेंगे? तो पानी और एल्कोहल को अलग करने की विधि होती है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन। बस छोटा सा एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और इस साइंस के सीरीज़ के साथ रेगुलर बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह के डेली क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आप बने रहिए। और ये जो पीडीएफ होता है आपको पेड कोर्स में मिलेगा, तो आप पेड कोर्स को ज्वाइन किए हैं तो आपको वहाँ पे पीडीएफ हम लोग डाल देंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक ही साथ 4-5 पीडीएफ कंबाइन करके डालूँ। एक डालना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो कंबाइन करके 5 पीडीएफ डालेंगे तो आप उसका प्रिंट आउट करा सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं उसको पीडीएफ में डाल दूँगा। जो लोग पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं, साथ में 68वीं में भी और बिहार एसआई में, दोनों में मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा। और कोशिश रहेगा हमारा जो बिहार एसएससी वाला कोर्स है उसमें भी इंक्लूड कर दूं, क्योंकि तीनों लोग अलग अलग कोर्स ज्वाइन किए हैं तो सभी को ये साइंस का सीरीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, और ज्वाइन कहाँ पे करना है? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस का लिंक दिया गया, एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाकर के अपने पसंद की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वे विभिन्न भौतिक स्वरूप क्या कहलाता है जिनमें एक तत्व उपस्थित हो सकता है? यानी कि वे विभिन्न भौतिक स्वरूप क्या कहलाता है जिसमें एक तत्व उपस्थित हो सकता है, उसको अपरूप कहते हैं, यानी कि एलोट्रॉप्स, ठीक है। एलोट्रॉप्स उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए कार्बन के अपरूप जैसे होते हैं हीरा, ग्रेफाइट, ग्राफीन और फ्लोरीन, ये सभी के सभी कार्बन के अपरूप हैं। अगला है कि पेचिस और मलेरिया। पेचिस और मलेरिया के कारण क्या होते हैं? तो ये प्रोटोजोआ से होता है। जो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से होता है, जबकि डेंगू वायरस के कारण होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। पेचिस से प्रभावित अंग आंत होता है, और पेचिस किसके कारण होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण, जबकि मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण, ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। तो दोनों याद रखना है। टोस्टर क्या करता है? तो टोस्टर में जो रूपांतरण होता है वो विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदलता है। टोस्टर जिसमें हम लोग ब्रेड को डालते हैं और वो गर्म करके बाहर निकालते हैं, तो वह टोस्टर, और ये विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदलता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण होता है, और ये ध्यान देगा शिशु में होता है। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लिखा गया कि शिशु के रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी की कम मात्रा के कारण होता है। शिशु के रक्त में हीमोग्लोबिन की कम मात्रा के कारण, जो कि शिशु में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, और ये नाइट्रेट के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का रक्त प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है, इसको याद रखेंगे। पहला ज्ञात अतिचालक कौन सा था? तो पहला ज्ञात अतिचालक पारा है, और जिसे हम लोग क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं, क्विक सिल्वर। और इसके अयस्क सिनेबार होता है, सिनेबार होता है। आपने शायद इसको नहीं सुना हुआ, इलेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रम क्या होता है? तो सोने और चांदी का जो मिश्र धातु होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला है कि पीयूष ग्रंथि को मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहा जाता है, यानी कि सबसे मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो पीयूष ग्रंथि, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है। क्यों माना जाता है, यानी कि इसका मुख्य अंतःस्रावी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको माना जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टीफन ग्रे किसकी खोज से जुड़े हुए हैं? स्टीफन ग्रे किसकी खोज के साथ जुड़े हुए? तो यहाँ पे आपको 2-3 सेकंड मिलेगा, लोग सोचिए, और हो सके तो राइट आंसर नीचे कमेंट करते चलिए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ठीक है। चालकता की खोज जो कि हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टीफन ग्रे ने किया था। अनुवांशिकी तो आपको पता ही है, ग्रेगर मेंडल, और जो रेडियो धर्मिकता है यानी रेडियो एक्टिविटी है, हेनरी बैकलर, इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि राइनोस्कोप जो कि किसकी जांच के लिए उपकरण है? राइनोस्कोप जो है वो किसकी जांच के लिए उपकरण है? तो राइनोस्कोप का प्रयोग हम लोग नाक के जांच के लिए कर दें, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, उस रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने साबित किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, ध्यान रखिएगा परमाणु क्रमांक, उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडलीव के आवर्त नियम में संशोधन हुआ है।
तो बस आपको पता चली गया कि मेंडलीव के आवर्त में नियम में किसने संशोधन किया था, तो हेनरी मोसले। और आपको पता है कि आवर्त सारणी के आधुनिक जनक जो इन्हीं को माना जाता है, मोसले को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फिलहाल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, 2,4-D का उपयोग किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? 2,4-D का उपयोग हम लोग किसको नियंत्रित करने में करते हैं? तो 2,4-D एक प्रकार का खरपतवार नाशक होता है। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए खरपतवार नाशक होता है। यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि नग्न बीज वाले पौधे को क्या कहते हैं? नग्न बीज वाले पौधे को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग अनावृत बीज कहते हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए क्रिप्टोगेम्स और फेंड्रोगेम्स होता है। तो क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत पुष्पी रहित पादप जो होते हैं, यानी कि पुष्प रहित जो पादप होते हैं उसको रखा जाता है। फेंड्रोगेम्स के अंतर्गत पुष्पी पादपों को रखा जाता है। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी याद रखिएगा। अगला है कि ब्रूनर ग्रंथियाँ किस में पाई जाती हैं? ब्रूनर ग्रंथि जो होती है वो किस में पाई जाती है? ब्रूनर ग्रंथि ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे? ए को, ग्रहणी के संव्यूह कोशा में, संव्यूह कोशा में, ग्रहणी के संव्यूह कोशा में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के पौधे शुष्क जलवायु में उत्तम रूप से बढ़ते हैं? शुष्क जलवायु में भी उत्तम रूप से बढ़ते हैं, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ज़ेरोफाइट, यानी कि मरुद्भिद ज़ेरोफाइट। ठीक है, ज़ेरोफाइट क्या होता है? मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उसको कहा जाता है मरुद्भिद। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के निम्नलिखित ब्लॉकों में से कौन सा प्रबल उपचायक होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी आपको पता है, मैंने अभी बताया कि मोसले ने इसको बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक माने जाते हैं मोसले। तो प्रबल उपचायक जो होता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, एस ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं। एस ब्लॉक, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? आपने आवर्त सारणी जो पढ़ा है इसमें जो फर्स्ट और सेकंड जो रो होता है, कॉलम होता है। तो इन फर्स्ट और सेकंड कॉलम में पहला जो होता है इसे हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं, और दूसरा जो होता है इसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और फर्स्ट में इसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम आता है, हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, इसका जो प्रथम तत्व होता है, क्योंकि ये दोनों आपको पता है कि गैस हो जाते हैं, तो इसमें धातु तत्व होते हैं। पहला क्षारीय धातु और दूसरा क्षारीय मृदा धातु तत्व। तो सबसे पहला तत्व अगर आपसे पूछा जाए कि इस ब्लॉक का सबसे पहला तत्व कौन सा होता है, तो वो है लिथियम। लिथियम सबसे पहला तत्व लिथियम होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, एस ब्लॉक के तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट वन है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा सी, थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। अगला प्रश्न कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सामर्थ है वो कौन सा होगा? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आपने इसको टिक किया होगा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव माना जाता है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सामर्थ है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वो कौन सा है? ऑप्शन ई, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न ये है, आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कमेंट करिए। अगला है कि आयोडोनोकृत लवण में रहता है। आयोडोनोकृत लवण में क्या रहता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। आयोडीनीकृत जो लवण होता है इसमें थोड़ी मात्रा में सोडियम आयोडाइड भी होता है और पोटेशियम आयोडाइड भी होता है। तो ऑप्शंस में हमें सोडियम आयोडाइड तो कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए पोटेशियम आयोडाइड को टिक करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शंस में सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड दोनों हो तो फिर वहाँ पर आप ऑप्शन ई को टिक करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि टेफ्लॉन, टेफ्लॉन आपने कई बार नाम सुना होगा, किसका एकलक एक बहुलक होता है? टेफ्लॉन किसका एक बहुलक होता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन जो होता है टेफ्लॉन कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। टेफ्लॉन से संबंध में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं किसका बना होता है, तो वो टेफ्लॉन का बना होता है। यानी न चिपकने वाले जो बर्तन होते हैं उनकी जो तली होती है वो इसी की बनी होती है, टेफ्लॉन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि किसी द्रव के पृष्ठ का वह गुण जो उसे अपने अणुओं की संयोजन प्रकृति के कारण बाहरी बल का विरोध करने की अनुमति देता है, क्या कहलाता है? किसी द्रव के पृष्ठ का वह गुण जो अपने अणुओं को संयोजन प्रकृति के कारण बाहरी बल का विरोध करने की अनुमति देता है, उसे हम लोग कहते हैं पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन, ऑप्शन डी। पृष्ठीय तनाव से संबंध में एक प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा कि इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है। तो एसआई यूनिट जो होता है वो ध्यान रखिएगा, इसका 2 एसआई यूनिट होता है। पहला तो न्यूटन प्रति मीटर, ये ध्यान रखिएगा, और एक होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। दोनों याद रखिएगा, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट होने की डीएनए के द्विहेलिक्स प्रभाव को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि डीएनए की खोज किसने किया था और डीएनए के द्विहेलिक्स जो मॉडल है वो किसने पहली बार प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक। और डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज किसने किया था? कल की वीडियो जिसने देखा है जल्दी से कमेंट करिए, तब मैं आपको आगे के क्वेश्चंस में बताता हूँ। डीएनए की खोज किसने की था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, कल की जो वीडियो देखे होंगे बताएंगे। अगला है कि नील हरित शैवाल को अन्य किस नाम से जानते हैं? नील हरित शैवाल को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। और डीएनए की, जैसे मैंने आपको बताया, डीएनए की खोज किसने की थी? तो ये होते हैं फ्रेडरिक, ठीक है, फ्रेडरिक मीसर जो होते हैं, इनको माना जाता है, ठीक है, फ्रेडरिक मीसर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, और आपने 16 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही आंसर किए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।